स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन न्यूक्लियस। मतलब हमारी जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस मिलता है, आज हम लोग उस न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने जब सेल स्टडी किया तो सेल को हम लोगों ने 3 स्टेजेस में स्टडी किया था। एक तो थी उसकी मेम्ब्रेन्स, दूसरी सेल ऑर्गेनल्स, अब हम तीसरा पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस। जो ह्यूमन न्यूक्लियस होता है ना, वो सर्कुलर ह्यूमन कैरी में किसी जो सेल न्यूक्लियस होता है वो सर्कुलर शेप का, मतलब जो भी उनकी शेप होती है डिपेंडिंग ऑन द सेल वो इनकी शेप रहती है। तो ये न्यूक्लियस होता है ना, उसमें जैसे सेल होता है, सेल में एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, तो वैसे न्यूक्लियस में भी मेम्ब्रेन होती है। इसमें 2 मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो इसमें एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का ऑर्गेनेल मिलता है, इसके अंदर ही मिलता है, जिसका नाम होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोलस होता है ना, इसका काम क्या है? इसका काम है राइबोसोम सिंथेसिस। राइबोसोम्स वो होते हैं जो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उन राइबोसोम को बनाने का काम कौन करता है? न्यूक्लियोलस करता है। इसके अलावा जैसे सेल होता है, सेल में मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर सारी चीजें मिलती हैं, तो वैसे ही जो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोलर मैट्रिक्स होती है। तो इसकी जो मैट्रिक्स होती है, इस मैट्रिक्स है साइटोप्लाज्म होता है, जैसे हम कहते हैं न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म। हम कहते हैं न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म में ये सारी चीजें तो सेकेंडरी हो जाती हैं, इसमें तो मेन चीज मिलती है वो होता है डीएनए, या बोलेंगे हम उसे बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल। तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो 2 मीटर तक लंबा होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक हमारे तो जो ये न्यूक्लियस होता है हमारा, तो उसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए मिल रहा है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। तो ह्यूमन जो हाईली डेवलप्ड सेल्स है उनके अंदर तो डीएनए मिलता है, लेकिन जो वायरसेस हो गए, कुछ बैक्टीरिया हो गए, उनके अंदर आरएनए मिलता है, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका काम है हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं ना उनको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे मान लो कि इवन हमें जैसे मान लो हेयर कलर होता है, बालों का कलर है, वो भी एक प्रोटीन की वजह से हुआ है जिसका नाम है केराटिन प्रोटीन। तो उस प्रोटीन को बनाने का काम कौन करेगा? ये डीएनए ही करेगा। डीएनए इतना लंबा है तो उसमें छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं। तो मान लो ये वो एरिया है जो कंट्रोल कर रहा है, जैसे हर चीज को कंट्रोल करने का एक पर्टिकुलर बटन होता है, फैन ऑन करना है तो फैन को कंट्रोल करने के लिए उसका स्विच है। तो वैसे ही हमारे डीएनए में ना हर चीज को कंट्रोल करने का बटन है। तो ये जो स्विच है ये ऑन होगा तो इसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होने लगेगी, तो वो केराटिन प्रोटीन बनेगा। और वो केराटिन प्रोटीन जब सिंथेसाइज होगा तो वो जाके क्या करेगा? हमारे बालों को, हमारे हेयर्स को कलर देगा। वो जो भी कलर होता है उसके इस तरीके से डीएनए उसको कंट्रोल कर रहा होता है। हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस है उन्हें प्रोटीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, और उन प्रोटीन्स को बनवाने का काम कौन कर रहा है? डीएनए कर रहा है। यही स्विच है, ये कब प्रोटीन बनेंगे, कितने प्रोटीन बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो उसको पूरा कंट्रोल कौन कर रहा होता है? ये डीएनए कर रहा होता है, ठीक है। तो हमारे न्यूक्लियस समझ आ गया कि न्यूक्लियस जो है उसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो इसके अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर थोड़ी बहुत रिएक्शंस होती हैं, तो उसकी जो रिएक्शंस हो रही होती है उसके न्यूक्लियोप्लाज्म में होती है, तो हम कहते हैं न्यूक्लियो। इसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसके अंदर ये सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं। तो ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो यहीं रह रहा है, यहीं रहने की फिर उसको पूरा फंक्शंस यही होते हैं, लेकिन उसको बाहर नहीं, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बनेगा उसको न्यूक्लियस से बाहर निकालना है, तो उसको निकालने का काम करते हैं न्यूक्लियोपोर से। ये न्यूक्लियोपोर उसको वहाँ से बाहर निकाल देता है और हमारा सेल कंट्रोल रहता है। तो ये है पूरा सेलुलर फंक्शंस।
हम लोग सारे ऑर्गेनल्स पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस पढ़ लिया, मैग्नेट पढ़ लिया। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे बस सेल डिवीजन, मतलब हमारी सेल डिवाइड कैसे करती है। जो सेल डिवीजन होता है ना, वो दो टाइप से होता है। पहला जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन क्या होता है, मतलब ही यही है इसका कि सेल को डिवाइड करना, एक से दो का होना। ये सेल है, ये डिवाइड होके दो छोटी छोटी सेल्स में कन्वर्ट होगी, तो इसी को हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। तो ये जो सेल डिवीजन होता है, ये दो टाइप का होता है, एक होता है मियोसिस और एक होता है माइटोसिस। ठीक है, तो ये जो मियोसिस और माइटोसिस होते हैं, मियोसिस का मतलब होता है जैसे हमारी जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए था। अब वो जो डीएनए होता है ना, इतना बड़ा डीएनए से खुले में नहीं रहता है, ये पैक्ड होके रहता है। तो ये पैक होके ऐसे छोटे छोटे इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बना लेता है। ऐसे काफी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं ह्यूमन के अंदर, ऐसे 46 मिलते हैं। अलग अलग चीजों के नंबर अलग होते हैं, जैसे राइस में होते हैं 24, किसी किसी में 48 होते हैं, किसी में 52 होते हैं। तो ये लेकिन ये इवन नंबर में ही मिलते हैं हमेशा, ऐसा कभी नहीं देखा गया और नंबर, हमेशा इवन नंबर में मिलते हैं। तो ये इन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, इनका काम क्या होता है, ये बस ये सब सेल डिवाइड करने वाली है उसी टाइम पे बनते हैं, वरना बाकी टाइम सेल थोड़ा खुला रहता है। इस टाइप से पैकिंग नहीं देखने को मिलती है। तो ये डीएनए है, इसके बाद ये हो जाएगा इस टाइप की पैकिंग, जैसे हम लोग कहते हैं क्रोमैटिड फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर। इसके बाद हो जाएगा क्रोमोसोम। तो बेसिकली इस फॉर्म में तो कभी मतलब ये डीएनए है, लेकिन डीएनए पैक होकर क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में रहता है हमारे सेल में, और जब डिवीजन का टाइम आ जाता है तो क्रोमोसोम बन जाते हैं उससे। तो क्या होता है कि हमें सेल डिवाइड करनी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस क्या है, इसे हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं और इसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इसे रिडक्शनल डिवीजन, इसे इक्वेशनल डिवीजन। ऐसे क्यों कहते हैं, जैसे मान लो कि हमारी ये सेल है, उसके अंदर ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। अब ये क्रोमोसोम्स का एक फंक्शन है, ये हमेशा दो पेयर पे रहते हैं, अकेले कभी नहीं मिलेंगे। एक जैसे मान लो किसी का पेयर कुछ है, किसी का पेयर कुछ है, तो ये ऐसे दो दो के पेयर बना के आपस में रहते हैं। तो अगर हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो उनके पेयर्स कितने बनेंगे, उनके पेयर्स बनेंगे 23। तो हमारे बोला, ऐसे भी बोला था कि हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है या 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो एक क्रोमोसोम इस तरह पेयर्स में मिलते हैं। तो मियोसिस डिवीजन में क्या है, ये पेयरिंग टूट जाती है जब सेल डिवाइड होती है, सेल दो हिस्सों में ब्रेक करती है। तो ये मियोसिस में क्या होता है, ये जो पेयरिंग होती है टूट जाती है और ये इस तरह से दो सेल्स में अलग अलग आधे आधे क्रोमोसोम्स चले जाते हैं। तो पहले इसके पास 46 क्रोमोसोम थे, अब दोनों सेल्स में कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 और 23 क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, रिड्यूस हो गए, कम हो गए, तो इसलिए ये रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स थे इस तरह से पेयर्स में थे, लेकिन ये बीच से ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, तो जब ये दो सेल्स बनी तो ये इस टाइप से क्रोमोसोम आ गए इसके पास, मतलब उनके पास हर क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि आधे आधे गए, लेकिन हर क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा है, जैसे ये बाद में पूरा कर लेंगे। मान लो आधा क्रोमोसोम है तो बाद में करके ऐसे ऐसे पूरा कर लेंगे। तो इसलिए इसमें क्या हुआ, इसमें भी 46 क्रोमोसोम, इसमें भी 46 क्रोमोसोम। मतलब क्या है कि इसके पास 46 थे, अब वो 46 के 46 क्रोमोसोम आधे आधे टूटे, और वो आधे आधे टूटकर इसके पास चले। जैसे मान लो रेड कलर, इसके पास रेड ब्लू ग्रीन येलो, रेड ब्लू ग्रीन येलो 4 टाइप के रिबन्स हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो रिबन्स आधे आधे हम तोड़ दे, दोनों को दे दे, तो दोनों के पास दोनों ही तरह के रिबन्स हो जाएंगे ना। तो वैसे ही इसमें क्रोमोसोम्स में होता है, उसके बाद दोनों ही हर टाइप के क्रोमोसोम्स हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इसलिए हम इसे माइटोसिस कहते हैं। इसलिए हम इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं दोनों के पास, कोई डिफरेंस नहीं होता, तो ये इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है। अब बस लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो नेक्स्ट टर्म में पढ़ लेंगे।
नेक्स्ट हम पे पढ़ लेंगे मियोसिस और माइटोसिस हो गया, सेल डिवीजन हो गया। एक टॉपिक और है इसका, एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस। तो जो एनिमल सेल होती है ना, एनिमल सेल में अगर नहीं होगा तो क्रॉस मार दूंगी और वो चीज़ होगी तो टिक मार दूंगी। तो ये जो एनिमल सेल होती है ना, एनिमल सेल में क्या मिलता है, स्पिंडल फाइबर्स मिलते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं मिलता है, ठीक है। एनिमल सेल में क्या होता है कि जो वो होता है प्लास्टिड, इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन प्लास्टिड इसमें प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट का साइन ये हो जाएगा, एब्सेंट का साइन ये हो जाएगा। उसके अलावा क्या होता है, जो एनिमल सेल होता है उसका वैक्यूल स्मॉल होता है और इसका वैक्यूल लार्ज होता है। जो एनिमल सेल्स होती हैं इनके अंदर इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये सारे एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंस हैं। तो ये क्लास यही ओवर होती है आज 9th क्लास, और आगे जो भी डाउट्स हो वो मैसेजेस के जरिए पूछ लेना। और ये चैप्टर ये फिनिश हो गया, मैं इसकी क्विज हो गई वो तुम लोग को सेंड कर दी जाएगी, ताकि प्रैक्टिस कर लो, पता कर लो कितना आता है कितना नहीं आता। नेक्स्ट टाइम पे एक रिवीजन क्लास रख लूँगी ताकि तुम्हें स्टार्टिंग से एंडिंग तक सेल का पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ जाए, और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल दोबारा बता दूँगी।